हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आप याद रखिएगा कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या आप इसको और एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि यह सिर्फ और सिर्फ रियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको है, हम लोग आज यहीं से शुरू करेंगे इस वीडियो का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें कि एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो वहाँ पर मॉलिकुलर वेट या और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों चेंज कर जाता है। ठीक है ना, जब दोनों चेंज कर जाता है तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ दो केस आपको हो रहा है, एक या तो कम हो जाएगा या एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दो केस है, एक एसोसिएशन ऑफ सॉलिड और दूसरा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ध्यान रहे, ये टॉपिक को डिफाइन करने के लिए हमको एक बात याद रखना होगा, वो क्या है तो कि सॉल्यूशन जो होगा वह कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन में आप अगर सॉलिड पार्टिकल एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं तो वहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा या मोलिकुलर वेट चेंज हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहला जो केस पढ़ेंगे वो होगा कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो आइए देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होता क्या है। ठीक है ना, याद रखना। तो पॉइंट नंबर 1 में है कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब होता है कि दो और उससे अधिक मॉलिक्यूल्स, टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म एजिएंट मॉलिक्यूल्स, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें ध्यान देना कि जब दो या दो से अधिक सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करके एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा। अब चूंकि इस सॉल्यूशन में ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स में क्या होगा, व्हेन टू और मोर molecules of solute, two or more molecules of solute combined to form a bigger molecules। ठीक है ना, बिगर मोलिक्यूल्स। इस बात को आप याद रखेंगे कि यह इसका डेफिनेशन है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का। दो और उससे अधिक सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व करेगा और बड़ा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यह कोई वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O। ठीक है, और हम इसमें ऐड कर देते हैं यूरिया। ठीक है, हम इसमें क्या कर देते हैं, यूरिया ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो कि CONH2 का होल ट्वाइस, तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। ठीक है,
तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये सोल्वेंट है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। मेन काम है यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स के लिए। तो यूरिया क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। तो यहाँ क्या करेगा, यूरिया आपस में बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, आपको पता है कि जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल और बड़ा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी केस को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। और क्लियर बात है यहाँ पर कि हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल्स जरूर कंबाइन करेगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जरूर कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद क्या करेगा कि वह एक बड़ा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग एसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं एसोसिएशन के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे होता क्या है कि फॉर एसोसिएशन ठीक है, एक चीज याद रखना। ठीक है ना, एक चीज याद रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब जहां भी आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जहां भी आएगा उसको हम लोग CP से रिप्रेजेंट करेंगे। C से कोलिगेटिव और P से प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमको बार बार लिखना है CP कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप भी याद रखोगे कि CP जहां भी दिखाई दे समझ जाना क्या लिखा हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो एसोसिएशन में क्या होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एक तो हम लोग नॉर्मल वाला पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल इंक्लूड हो रहा है। ठीक है ना, तो एसोसिएशन में क्या होगा, ठीक, तो देखो एसोसिएशन में क्या होता है कि CP ऑब्जर्व, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यह लेस देन होगा CP नॉर्मल से। याद रखना इस बात को, CP नॉर्मल से ये क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है ना, CP ऑब्जर्व जो होगा वो CP नॉर्मल से लेस देन होगा। ठीक, अब देखो अगर हम मोलिकुलर वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट यह ग्रेटर देन होगा नॉर्मल मोलिकुलर वेट से। किससे हो जाएगा, नॉर्मल मोलिकुलर वेट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुमको देखने में लग रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट का, तो सही बात है, सही सोच रहे हो। देखो जैसे डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या बताए थे, KB इंटू W1/M1 गुना 1000 बाई W2। तो ध्यान से देखो तो डेल्टा टीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं मोलिकुलर वेट का। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पाई भी इज इक्वल टू W/M/RT, तो पाई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मोलिकुलर वेट का। ठीक है, तो ये बात को याद रखना कि और कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट का। ठीक है, चलो आगे देखो, अब इसका हम लोग काम करेंगे। एक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े हैं भांटॉफ फैक्टर, उसका हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, भांटॉफ फैक्टर क्या होता है, देखो भांट ऑफ फैक्टर क्या है, भांट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, भांट ऑफ फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल I से। भांट ऑफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखो इट इज डिफाइन
बाई द इक्वेशन। ठीक है, इसका हम लोग इक्वेशन से परिभाषित करते हैं। तो I इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू होता है CP ऑब्जर्व CP ऑब्जर्व बाई CP नॉर्मल, CP ऑब्जर्व बाई CP नॉर्मल। देखो बाबू, हमेशा याद रखना बेटा, हम एक बार बता दिए हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को CP से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना बड़ा लिखना हर बार पॉसिबल नहीं है, तो इसको याद रखना। मत समझना है कि CP क्या है, CP एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। अब देखो, यही I को हम जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में लिखे तो ऑब्जर्व जो हम लोगों को कैलकुलेशन के बाद मिला उसको हम लोग ऊपर रखे हैं और नॉर्मल हम लोग नीचे रखे हैं। ठीक ठीक है ना। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब इसको हम मोलिकुलर वेट के टर्म्स में लिखेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व कोलिगेटिव ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट। एक चीज गौर से देखो, इस केस में CP नॉर्मल ज्यादा है CP ऑब्जर्व से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल ज्यादा है किससे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो इस फॉर्मूला जो है वांटो फैक्टर I का, तो उसमें देख रहे हैं ना आप कि ऑब्जर्व ऊपर है, मतलब कि छोटा वाला वैल्यू हम ऊपर रखे हैं और बड़ा वाला वैल्यू नीचे रखे हैं। किस केस में, एसोसिएशन के केस में। और अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट का। तो हम अगर इसी वांटो फैक्टर को अगर मोलिकुलर वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट। ठीक है, ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि छोटा वाला वैल्यू ऊपर में है, न्यूमिनेटर में है, और बड़ा वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो कभी भी जब छोटे वैल्यू को बड़ा वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू जो हम लोगों को आएगा फ्रैक्शन, वो हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि एसोसिएशन के केस में वांटो फैक्टर I जो होगा वो ऑलवेज 1 से कम होगा। ठीक है ना। वांटो फैक्टर I क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। ये याद रखना, सवाल में पूछता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि एसोसिएशन के लिए वांटो फैक्टर I का वैल्यू 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा या 0 होगा। तो ना तो कभी 0 होगा और ना 1 से अधिक होगा, हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक है। अब आइए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि फॉर एसोसिएशन Van't Hoff factor I is always less than 1। यह क्या लिख रहे हैं हम, ऑलवेज, हमेशा। वांटो फैक्टर I जो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, याद रखना इस बात को। ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन के तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जैसे मान लो कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि Na कन्वर्ट हो रहा है An में। ठीक है ना, Na कन्वर्ट हो रहा है किस में, Na में। यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि Na जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं, मोनोमर्स। और इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, याद रखना इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, एक है मोनो,
तो मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, और मोर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है ना, पार्ट। ठीक है, यहां देखो इसमें भी है पोली। तो पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी, बहुत सारा। और मॉर्स का मतलब क्या होता है? मॉर्स का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है ना, मॉर्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स, याद रखना। तो जब एक पार्ट से बहुत सारे पार्ट्स का निर्माण होता है तो उसी को कहते हैं मोनोमर्स टू पॉलीमर्स। क्लास 12 के एक चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर है पॉलीमर्स, उसमें हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। यहाँ हम लोगों को सिर्फ ये समझना था कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हम ले रहे हैं कि Na कन्वर्ट हो रहा है An में। ठीक है, हम अगला स्लाइड पर इसका बेहतरीन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम का चीज है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इक्वेशन जो हम लिखे थे, रिएक्शन Na कन्वर्ट हो रहा है किस में? An में। यहाँ पर कुछ टर्म्स को हम पहले मान लेते हैं कि लेट इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू A। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा हम लोग मानते हैं। ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कहते हैं? अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है एसोसिएट मोल्स are divided by initial moles, divided by initial moles। देखो, जब कभी भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि सभी के सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जितना होगा उसको हम लोग एसोसिएट मोल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो हमको इनिशियल मोल पता है कितना है? A। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पता है अल्फा, और अल्फा का डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है एसोसिएट मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। तो यहाँ से एसोसिएट मोल्स, या उसी को हम लोग कहते हैं मोल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएट मोल्स क्या हो जाएगा? देखो, एसोसिएट मोल्स जो होगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू इनिशियल मोल्स। था अल्फा इंटू इनिशियल मोल्स हम लोग क्या लिखे हैं? A। तो ये क्या हो जाएगा? A अल्फा। ठीक है ना, इनिशियल मोल्स क्या हो जाएगा? A अल्फा। ठीक है, अब देखो हम लोग काम करते हैं इस केमिकल रिएक्शन का। जैसे यहाँ पर ध्यान देना कि Na कन्वर्ट हो रहा है An में, और यहाँ हम लिख लेते हैं कि टोटल मोल्स। ठीक है, देखो तो यहाँ एक केस तो होगा कि बिफोर एसोसिएशन, जब रिएक्शन में कोई वर्क नहीं हुआ, एसोसिएशन हम लोग अभी नहीं किए हैं, तो उस टाइम में इसका जो मोल्स है वो कितना है? स्मॉल a। कितना है? स्मॉल a। याद रखना, जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो उस टाइम पे प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा 0। और टोटल मोल्स का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का मोल्स और प्रोडक्ट का मोल्स को हम लोग जोड़ लेंगे तो वो टोटल मोल्स हो जाएगा। तो A और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है ना, A हो जाएगा। ठीक,
अब उसके बाद देखो आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद, ठीक है, तो टोटल मोल्स हम लोगों को कितना है ए, और एसोसिएशन होने के बाद कितना सब्ट्रैक्ट करेगा ए माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा, क्या हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा, और प्रोडक्ट इस बार बनेगा कितना, तो ए अल्फा। अब चूंकि यहाँ पर n पार्ट्स है और हमको निकालना है सिंगल पार्ट्स के लिए, तो क्या करेंगे इसको n से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया a माइनस ए अल्फा, तो प्रोडक्ट बनेगा ए अल्फा। तो यहाँ ए अल्फा जो है वो n टर्म्स के लिए है, हमको सिंगल टर्म्स के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे ए अल्फा बाई n कर लेंगे। अब टोटल मोल्स की बात करोगे तो इस सबको जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई n, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहेंगे तो ए कॉमन ले लीजिएगा, खैर वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वांट ऑफ फैक्टर आई को हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब जो होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन से पहले, ठीक है ना। तो यहाँ अब वांट ऑफ फैक्टर आई क्या हो जाएगा, तो देखो एसोसिएशन का बाद जो मोल्स है वो कितना है ए माइनस ए अल्फा प्लस, एक काम करो यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और एसोसिएशन से पहले कितना मोल्स है तो a, तो यहाँ पर हो जाएगा a, एक काम करो a से a को कैंसिल कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ठीक। तो यह हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फा क्या है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब सारा काम हम लोग अल्फा पर करेंगे, ठीक। दो केस होगा, अगर मान लो कि अल्फा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा, एक से बराबर नहीं होगा, मतलब एक के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह पार्शियल एसोसिएशन है, ठीक है। तो केस 1 जो हम लोग बनाएंगे वो क्या हो जाएगा कि फॉर पार्शियल एसोसिएशन, कैसा हो जाएगा पार्शियल एसोसिएशन। पार्शियल एसोसिएशन में याद रखना कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, अल्फा एक के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आई जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, हम इसको चाहे तो अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो i इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू 1 माइनस 1 बाई n, इंटू में अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान इक्वेशन है, आप याद रखिएगा। हम क्या किए हैं अल्फा को कॉमन ले लिए और n आपका एलसीएम होगा, तो क्या हो जाएगा n से n, इसमें माइनस है तो n इंटू 1 अब माइनस यहाँ पर आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1। याद रखना यह कब के लिए है, जब अल्फा का वैल्यू एक से कम आएगा। इस केस में भी एसोसिएशन में भी कब, जब पार्शियल एसोसिएशन है तब। पार्शियल कहते हैं किसको कि कंप्लीट रूप से खत्म नहीं हो जाए। दूसरा केस हम इसी अल्फा का डिफाइन करते हैं कि जब कंप्लीट एसोसिएशन होगा तब क्या होगा। केस 2 में क्या होगा कि फॉर कंप्लीट एसोसिएशन, जब एसोसिएशन कंप्लीट होगा तो उसमें क्या होगा। तो याद रखना
जब कभी भी कंप्लीट एसोसिएशन होता है तो अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, अल्फा के वैल्यू 1 के बराबर होता है। पिछला केस में क्या हो रहा था कि अल्फा 1 के बराबर नहीं है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा कि अल्फा 1 के बराबर होगा। अब देखो भांटा फैक्टर आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो यहाँ से देखो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 1 प्लस 1 बाई एन। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आई का वैल्यू कितना हो गया 1 बाई एन। ठीक है, अब यहाँ समझने वाला बात यह है कि हम लोगों को तो मोल्स पता रहेगा या कैलकुलेट कर लेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आपसे पूछेगा ना तो एन का वैल्यू वो नहीं बोलेगा 2 है 3 है, वहाँ पर बोलेगा डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर। अगर बोलता है कि डाइमर है तो ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डाई का मतलब कितना दो, तो इसमें 2 पार्ट है। तो यह एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ हो जाएगा एन का वैल्यू कितना 2। अगर बोलता है क्वेश्चन कि ट्राइमर फॉर्मेशन है, कैसा है ट्राइमर फॉर्मेशन, हम लोग क्वेश्चन जब इसका नीट और आईटी वाला करेंगे तो देखेंगे उसमें जब ट्राइमर फॉर्मेशन है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अगर कोई बोलता है कि टेट्रामर फॉर्मेशन है, कैसा है टेट्रामर फॉर्मेशन है, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। याद रहेगा ना। ठीक है, तो चलो एक केस हम लोग बनाते हैं डाइमर का और एक केस हम लोग देखेंगे ट्राइमर का। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल फॉर डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन, तो डाइमर फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा कि 2 मोल्स ऑफ ए डिसोसिएट करके कितना बन जाएगा A2, दैट इज एन का वैल्यू कितना है 1। तो केस 1 हमारा क्या है, केस 1 है पार्शियल एसोसिएशन, मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। यह कब लेंगे, याद रखना पार्शियल एसोसिएशन, पार्शियल एसोसिएशन, यह कब की बात है पार्शियल एसोसिएशन में। तो पार्शियल एसोसिएशन में आई का वैल्यू हम क्या बताएं आपको 1 माइनस इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1 बाई 2 इंटू अल्फा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटू 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू अल्फा, दैट इज 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 1 बचेगा और 1 को अल्फा से गुना कर लेंगे तो अल्फा, तो अल्फा बाई 2। ये मेरा आई का वैल्यू है, देख रहे हो ना। यहाँ कुछ भी हो जाए आई जो होगा एसोसिएशन के केस में ऑलवेज 1 से कम होगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। उसी तरह से अगर हम केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की, तो अल्फा जो होगा वह इक्वल टू होगा 1, मतलब यहाँ कैसा है कंप्लीट एसोसिएशन है, कैसा है कंप्लीट एसोसिएशन है। जब बात कंप्लीट एसोसिएशन का होगा तो यहाँ आई का वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 बाई एन, और इस केस में n का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा n बाई 2। हम लोगों को सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्राइमर फॉर्मेशन देखें तो आप देख सकते हैं। देखिए अगर ट्राइमर फॉर्मेशन है कि फॉर ट्राइमर फॉर्मेशन, ट्राइमर फॉर्मेशन, ठीक है बदल देते हैं इस बार, जैसे 3b कन्वर्ट हो रहा है B3 में। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है ना n का वैल्यू कितना है 3 है। और जब पार्शियल एसोसिएशन होगा केस 1 पार्शियल एसोसिएशन कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में हम i का वैल्यू डालेंगे
तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 तो 2 अल्फा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटू 3 - 2, 3 - 1 सॉरी, हाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 बाई 2 सॉरी बाई 3, 3 माइनस 3 1 - 3 - 1 बाई 3 इंटू अल्फा। तो 1 माइनस 2 में से 2 चला जाएगा, तो 2 अल्फा बाई 3। तो ये हो गया कब की बात, जब हम लोग करेंगे पार्शियल एसोसिएशन तब होगा। उसके बाद देखो अगर हम केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, यह कब होगा जब कंप्लीट एसोसिएशन होगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है आई इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/3। ये टोटल प्रॉपर्टीज जो था वो एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स का था। इसको याद रखना, इसको हम आगे क्वेश्चन बनाने में इसका मदद आएगा हम लोगों का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और तब वहाँ से हम लोग एक्चुअल वैल्यू हम लोग आई का निकालेंगे। आई क्या है याद रखना, भांटा फैक्टर को कहते हैं, ठीक है। एसोसिएशन समझ में आ गया। अगर किसी भी स्टूडेंट का एसोसिएशन समझ में आ जाए तो डिसोसिएशन इससे काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है, कहीं से भी आपको परेशान करने नहीं जा रहा है, समझ रहे ना। तो चलो हम लोग इसका दूसरा केस पढ़ते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये उसके कंपैरिजन में, एसोसिएशन के कंपैरिजन में डिसोसिएशन बहुत आसान है। देखो तुमको भी समझ में आएगा डिसोसिएशन वाला केस। तो क्या होता है कि डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बात देखो, एसोसिएशन में हम आपको बताए थे कि दो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड करके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक उसका उल्टा है इसमें। क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके, एक मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके दो और उससे अधिक आयंस में डिसोसिएट होगा, समझ रहे ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दो या उससे अधिक एक मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर दो या उससे अधिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ डिसोसिएशन a solute molecules dissociate into टू आयंस, ठीक है। अब देखो फॉर एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में क्या होता है कि सीपी ऑब्जर्व जो होगा, सीपी ऑब्जर्व ये ग्रेटर देन होता है किससे, सीपी नॉर्मल से, ठीक है ना, सीपी नॉर्मल से। अब देखो मोलिकुलर वेट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो याद रखना यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि एब्जॉर्ब मोलिकुलर वेट वो होगा लेस देन नॉर्मल मोलिकुलर वेट का, नॉर्मल मोलिकुलर वेट का, ठीक है। इसको याद रखना।
ठीक, अब हम लोग भांटा फैक्टर से फिर इसको रिलेट करते हैं। तो भांटा फैक्टर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है? भांटा फैक्टर क्या होता है? आई। आई इज इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीपी एब्जॉर्ब बाई सीपी नॉर्मल। यहाँ एब्जॉर्ब और नॉर्मल, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एब्जॉर्ब वाला और नॉर्मल वाला डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। अगर मोलिकुलर वेट के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलिकुलर वेट बाई एब्जॉर्ब मोलिकुलर वेट। तो नॉर्मल मोलिकुलर वेट बाई ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट। एक बात बताओ, इस केस में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और नॉर्मल मोलिकुलर वेट ज्यादा है ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट से। तो भांटा फैक्टर में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर रहे हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, मतलब इस केस में न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो जब कभी भी बड़ा वैल्यू को छोटा वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, हमेशा एक से अधिक आएगा, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन के केस में भांटा फैक्टर आई जो होगा वो ऑलवेज, याद रखना, एक से बड़ा होगा, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो हम लिख देते हैं कि फॉर डिसोसिएशन I is always greater than 1, I is greater than 1, always, हमेशा, ठीक है ना, एक से बड़ा होगा। ठीक, अब इसका डिसोसिएशन प्रोसेस को समझने के लिए हम एक बाइनरी कंपाउंड लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर ए कंपाउंड AX BY, कोई कंपाउंड है AX BY, ठीक है ना, हम लोग इसी से सीखेंगे। इसमें देखो कि नंबर ऑफ A कितना है X, और नंबर ऑफ B यह कितना है Y, ठीक है। क्रॉस रूल चैप्टर 4 में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें देखना क्या होता है कि इस एटम्स का नंबर इसका वैलेंसी होता है और इस एटम्स का नंबर इसका वैलेंसी होता है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि वैलेंसी ऑफ A यह कितना हो जाएगा, Y, ठीक है, और वैलेंसी ऑफ B तो यह कितना हो जाएगा X। देखो एक सिंपल बात समझ लो कि हम लोग पढ़े थे, कैसे ही हो जाएगा, जैसे A है और यहाँ B है, ठीक है, तो इसका वैलेंसी Y है, इसका वैलेंसी X है, और जब क्रॉस रूल करते हैं तो क्या हो जाता है AX BY, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड लिए हम लोग, कौन सा है AX BY। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले कि उसका डिसोसिएशन प्रोसेस समझ लो। तो जब कोई भी बाइनरी कंपोनेंट्स को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा कि AX BY डिसोसिएट करेगा तो यह बन जाएगा, देखो A का संख्या को पीछे लेके आना था, क्या हो जाएगा XA Y प्लस YB X माइनस। जैसे मान लो तुमको एक छोटा सा एग्जांपल, डिसोसिएशन करने आएगा तब इसका प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या है कि Al2O3, तो Al2O3 के लिए देखो
क्या हो जाएगा, यहाँ ए के जगह पर कितना है, Al है, और बी के जगह पर क्या है, ऑक्सीजन है। एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 3 है। कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा 2Al 3 प्लस और प्लस 3O2 माइनस। हो गया, सिंपल भाषा है डिसोसिएशन का, याद रखना है। इसी तरह से हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। ठीक, अब चलो देखो, अब हम लोग मान लेते कि कोई भी यहाँ बाइनरी कंपाउंड का इनिशियल मोल्स जो है वो कितना है, 1 है। मान लेते हैं कि लेट इनिशियल मोल्स ऑफ AXBY इज इक्वल टू 1 हम लोग ले लेते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। तो डिसोसिएट मोल्स कितना हो जाएगा, डिसोसिएट मोल्स कितना हो जाएगा बताओ, तो 1 इंटू अल्फा। तो यह कितने के बराबर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्फा ही रह जाएगा। अब देखो इसी को हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि AXBY को हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो क्या बन रहा है, AXY प्लस YB माइनस। ठीक है, अच्छा बात है। अब देखो A कितना मोल बना था, X मोल, और B कितना मोल बना, तो Y मोल। अच्छा देखो, बिफोर डिसोसिएशन से पहले इसका मोल सम कितना लिए, 1, प्रोडक्ट कितना होता है, तो 0। ठीक है ना। और टोटल मोल्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, बोलिए, जोड़ लेंगे हम लोग, तो 1 + 0 + 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टोटल मोल्स। ठीक, और इसी को काम करो आफ्टर डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन हो जाएगा तब क्या होगा, तो डिसोसिएशन में देखो 1 माइनस इसका डिसोसिएट मोल्स कितना है, इसका डिसोसिएट मोल्स अल्फा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, अल्फा, और चूंकि 1 मोल का अल्फा बन रहा है तो यहाँ मोल्स की संख्या कितना है, X है। तो जितना मोल्स रहेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा X अल्फा। और उसी तरह से सिमिलरली यहाँ अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा Y अल्फा, क्योंकि यहाँ Y अल्फा है। अब टोटल मोल्स की बात करेंगे, टोटल मोल्स के तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा प्लस Y अल्फा। ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से भान टॉफ फैक्टर डिफाइन करेंगे। तो भान टॉफ फैक्टर जो होगा, भान टॉफ फैक्टर I वो होगा I इज इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। पहले हम लोग पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन are divided by total moles before dissociation। बहुत आसान बात है, समझ रहे हो ना, बहुत आसान बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग का। तो अब देखो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डिसोसिएशन का बाद का मोल्स कितना है
तो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। और डिसोसिएशन से पहले का कितना मोल है? 1। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन डिसोसिएशन के लिए आया वो कितना है? I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। समझ में आई बात? बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एकदम सिस्टमेटिक वर्क करोगे आसानी से फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इस केस में भी डिसोसिएशन में दो केस बनाते हैं, एक केस 1, केस 1 में क्या है? केस 1 में कि फॉर पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन कहने का मतलब कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आई का जो वैल्यू होगा भान टॉप फैक्टर आई, वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही काम करते हैं केस 2 में, तो केस 2 में क्या होगा कि फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, हम लोगों को पता है कि अल्फा कितने के बराबर होगा? 1 का बराबर होगा, ठीक। अब आप जानते हो कि I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। तो यहाँ तुम अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। समझ रहे हो? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक को x से गुना करो और फिर y को 1 से गुना करो, तो I का फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इस केस में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को बनेगा वो x प्लस वाई के टर्म्स में होगा, क्योंकि डिसोसिएशन के केस में क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन ज्यादातर केस में होगा, रेयर केस जो हम लोगों को मिलेगा वो पार्शियल के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जो हम लोगों को चर्चा करना है कि आखिर हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़े हैं तो इसका यूज कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को अल्फा पूछना है या हम लोगों का आई पूछना है, ठीक है। जब हम इस टॉपिक का शुरुआत किए तो हम आपको बोले हैं कि इसका नाम ही है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। तो अब हम लोग इस भान टॉप फैक्टर आई को हम लोग कोरिलेट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। जितने भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उस सब से कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो याद रखना, हम नोट करके लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं, ठीक है ना, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज is colligative properties is directly proportional to Van 't Hoff factor, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? भान 't Hoff फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोगों को पहला क्या है? रिलेटिव lowering of वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है?
कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यह बराबर होता है पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। कुछ नहीं करना है, जब कभी भी केस एराइज हो एसोसिएशन का या डिसोसिएशन का, तो इसमें हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां आई क्या है तो भांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है। दूसरा जो है हम लोग जानते हैं वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बोलो बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ये सब लोग जानता है कि डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है के एफ इनटू मोलालिटी। इसमें भी क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक। तीसरा केस अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा केस में क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आसान बात है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अब यहां पर देख लो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या करोगे, तो डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। चौथा जो हम लोग जानते हैं वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो इसका प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, तो वहां पर आपको दिखाए थे कि पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको आई से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आई इंटू क्या हो जाएगा, सी आर टी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भांट ऑफ फैक्टर का। तो आई जितना ज्यादा होगा उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। बात समझ रहे? चलो डिसोसिएशन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। कह रहा है कि which among the following have maximum elevation of boiling point, elevation of boiling point of 0.1 m सॉल्यूशन। सबका मोलालिटी कितना दे दिया, ये ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में दे रहा है KCl, ऑप्शन बी में दे रहा है MgCl2, ऑप्शन सी में दे रहा है, ऑप्शन सी में दे रहा है Al2O3, ऑप्शन डी में दे रहा है यूरिया। ठीक है, ऑप्शन डी में दे रहा है यूरिया। ठीक है ना। अब इसमें हमको कंपोनेंट्स दिए हुआ है, बिल्कुल इसमें चर्चा किया ही नहीं है किसका, एसोसिएशन का। तो हम लोग डिसोसिएशन वाले केस पर बनाएंगे। तो जिसका जितना ज्यादा होगा भांट ऑफ फैक्टर उतना ही होगा। और भांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ एसोसिएशन कैसा है, जब चर्चा अगर नहीं किया हो तो कंप्लीट हम लोग डिसोसिएशन मानेंगे। सॉरी एसोसिएशन कह दिए हैं, डिसोसिएशन। कुछ नहीं करना है इस मॉलिक्यूल्स में, सबका कंसंट्रेशन सेम है तो कांस्टेंट भी सेम होगा। देखो अगर KCl को हम लोग डिसोसिएट करते हैं, KCl को हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो K प्लस Cl माइनस। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को, कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ लेना, या इसी को आयंस के जोड़ लेना। जैसे फॉर्मूला में क्या था, x प्लस वाई, तो कोफिशिएंट है ना था। तो यहाँ अगर हम i निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। उसी तरह से बी नंबर में
MgCl2 को डिसोसिएट करेंगे तो Mg पर 2 प्लस आ जाएगा प्लस 2Cl माइनस। यहाँ भी I का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। उसके बाद C नंबर को अगर हम लोग करते हैं तो Al2O3 इसको डिसोसिएट करेंगे तो 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। I का वैल्यू कितना 2 प्लस 3 दैट इज 5। सबसे ज़्यादा इसी में है। यूरिया का भांटा फैक्टर I लगभग 0 होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसलिए, क्योंकि उसको डिसोसिएट करना बहुत टफ है। तो इसलिए ऑर्गेनिक जितने सब्सटेंस है जैसे इथाइल अल्कोहल ग्लूकोज उन लोग को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो इसमें भांटा फैक्टर I सबसे ज़्यादा 5 है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा Al2O3। हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब हम लोग एक जनरल ट्रेंड्स बना लेते हैं एसोसिएशन कंप्लीट के लिए, सॉरी डिसोसिएशन कंप्लीट के लिए और पार्शियल के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको देखो, नोट कर लिया, मिटा देते हैं। इसके बाद हम इसी डिसोसिएशन के लिए एक वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बाइनरी कंपाउंड है, ऐसा है, यहाँ कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग ले रहे हैं I क्या है, तो भांटा फैक्टर वेन अल्फा इज इक्वल टू 1। दूसरा केस में हम लोग ले रहे हैं I वेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब देखो, अगर कोई सब्सटेंस AB है तो यह डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, A प्लस प्लस B माइनस प्लस B माइनस। देखो यहाँ पर दोनों का मोलर कोफिशिएंट 1 1 है, तो यहाँ अल्फा 1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। यहाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला इधर देखो मैं लिख देता हूँ पार्शियल के लिए, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस देखो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक है ना। तो यहाँ x और y दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो जब हम पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा। ठीक, उसी तरह से पुट करके देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा तो 1 प्लस अल्फा। समझ में आए ना, या सोल्व कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बात है इसलिए ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो A2B, क्या हो जाएगा 2A प्लस प्लस B2 माइनस B2 माइनस। तो यहाँ I का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 तो 3, और फॉर्मूला में पुट करोगे तो यहाँ I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। एक और देख लो, जैसे AB3, तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो A प्लस A3 प्लस प्लस 3B माइनस। तो यहाँ I का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3 तो कितना 4। इसका मोलर कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, याद रखना, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा, मान लो कि A2B3, तो क्या हो जाएगा 2A3 प्लस प्लस 3B2 माइनस। समझ गए। तो I का वैल्यू कितना 2 प्लस 3 5, आसान बात है, याद रखना। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का एसोसिएशन डिसोसिएशन के साथ में एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर इसको हम लोग तैयार करेंगे
वो होगा सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। ठीक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है ना, आप इस सब को तैयार करके रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। उस टॉपिक का नाम होगा सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।